में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। न्यूज एजेंसी के अनुसार सोमवार को तुर्की के नुर्दगी से 23 किमी पूर्व में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। तकरीबन 1 मिनट तक आए इस भूकंप की वजह से कई इमारतें धराशायी हो गई। इमारतों के मलबे के नीचे दबने से कुल 118 लोगों की मौत भी हो गई है। जानकारी के अनुसार तुर्की में 76 तो सीरिया में 42 लोगों की जान इस भूकंप से चली गई है। वहीं घायलों का आंकड़ा 440 के पार चला गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ कस्बा भूधसाव को लेकर चर्चा में है। इसी बीच केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि हिमालय के कई हिस्सों का भूविज्ञान अस्थिर और गतिशील है, जो भूधसाव और भूस्खलन का कारण बन सकता है। यह भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर सोमवार को संसद से सड़क तक हंगामे हो रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले में चर्चा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। दोनों सदनों के स्पीकर्स ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद दोनों संसदों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर सुबह 11 बजे तक शेयर बाजार में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 5% की गिरावट देखने मिली। ये 1500 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। वहीं ब्रिटिश लैंडर्स ट्रेडर्स चार्टर्ड बैंक ने मर्जिन लोन पर कोलेटरल के रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। इससे पहले सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक भी ऐसा कर चुका है। अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि भारत ने राज्य में डर का माहौल खत्म किया है। सीपीआई के शासन में राज्य में 4000 लोग मारे गए थे। अब त्रिपुरा विकास की राह पर अग्रसर है। पहले राशन कार्ड, सस्ता अनाज लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर के पास जाना पड़ता था। हमने कैडर का राज्य समाप्त कर संविधान का राज बनाया है। गृह मंत्री अगरतला में विजय संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। सोमवार को नौसेना के पायलटों ने आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की। यह स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशन करने में भी भारत की ताकत दिखाता है। यह जानकारी अमित शाह ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले तुर्की में आए भूकंप में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की संवेदनाएं तुर्की के साथ है। पीएम ने सोलर एनर्जी से चलने वाले कुकिंग सिस्टम, बायोफ्यूल और अनबॉटल्ड ड्रेस को भी लॉन्च किया। इसके बाद एनर्जी इंडिया वीक में आए इन्वेस्टर्स ने कहा कि भारत निवेश के लिए दुनिया में सबसे बेहतर जगह है। यह एनर्जी वीक 8 फरवरी तक चलेगा। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी कर्नाटक के तुमकुरु में हाल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को सौंपेंगे। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। यहाँ 20 साल में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा, आज करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास लेवल तक पहुँच गए हैं। गांव में इंटरनेट पहुंचाने 6000 किमी से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। इसके साथ 11 राज्यों में आज से इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राय व्यक्त की है कि चूंकि हमारा देश लोकतंत्र है, इसीलिए लेखकों को समाज कल्याण और राष्ट्रहित के लिए साहसपूर्वक अपने विचारों को दृढ़ता से व्यक्त करना चाहिए। वे वर्धा में आयोजित 96वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने साहित्यिक बैठक की सफलता के लिए विदर्भ साहित्य संघ और स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। मंचावर उपस्थित आपले सर्व अतिथीगण आणि उपस्थित सर्व ज्येष्ठ नागरिक बंधूंना आणि भगिनींनो, अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आपल्या इथे आज आपण खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांकरता सांस्कृतिक महोत्सव साजरा केला। 3 कार्यक्रम झालेत। आजचा आपला शेवटचा समारोपाचा कार्यक्रम आहे। मला विश्वास आहे की या सगळ्या कार्यक्रमाचा आनंद आपल्या इथल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी अतिशय उत्तम रीतीने घेतला। काल नितीन मुकेश यांचा कार्यक्रम होता। त्यावेळी 73 वर्षाचे एक ज्येष्ठ नागरिक आपल्या पत्नीसहित त्यांनी त्या गाण्यावर नाच केला। त्यामुळे एकंदरीत त्या सगळ्यांमध्ये खूप उत्साह होता आणि आनंद होता। आणि तुम्हा सगळ्यांना जो आनंद मिळाला, हेच आमच्या या महोत्सवाचं सगळ्यात मोठं फळ आहे। मी आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो, आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो।
पिछले कुछ दिनों से देश भर के हिंदू संगठनों की ओर से राज्य के कई शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। सत्ता में बैठे और खुद को हिंदू बताने वाले लोगों द्वारा धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ मार्च निकाले जाने की क्या जरूरत है। इसके बजाय मोदी सरकार द्वारा इसके खिलाफ कानून बनाए, ऐसी राय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने दी। तोगड़िया जब नागपुर आए तो मीडिया से बात कर रहे थे। तोगड़िया ने कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हालांकि अगर देश में जनसंख्या असंतुलन को नहीं रोका गया तो 50 साल बाद अयोध्या का यह राम मंदिर सीधे तौर पर खतरा बन सकता है। कि देश में राम मंदिर बन रहा है, आनंद की बात है, परंतु जनसंख्या का असंतुलन नहीं रोका तो 50 साल के बाद बने हुए भव्य राम मंदिर को भी खतरा हो सकता है। और जनसंख्या का असंतुलन रोकना है तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून केंद्र सरकार को तुरंत बनाना चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास है कि नरेंद्र भाई, अमित भाई दोनों पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कार्यकाल 1 साल बाकी है, तो यह कार्यकाल के अंतिम वर्ष में जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बना दो। भारतीय टीम 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया की नज़र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार चौथी सीरीज जीतने पर होगी। कंगारुओं के खिलाफ भारत को सीरीज में पिछली हार 2014-15 में मिली थी। उसके बाद 2017 में घरेलू मैदान पर 2-1 से जीत मिली थी। फिर 2018-19 और 2020-21 में दोनों सीरीज ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भारत 2-1 के अंतर से जीता था। नागपुर में टीम इंडिया नवंबर 2017 के बाद पहली टेस्ट मैच खेलेगी। तब उसने श्रीलंका के खिलाफ पारी और 239 रन से हराया था। टीम इंडिया इस मैदान पर 2010 के बाद से नहीं हारी है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने जाने और उनकी तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। ताज़ा मामला रविवार का है, जिसमें बांग्लादेश के बलिया डांगी उपजिला में 14 मंदिरों को निशाना बनाया गया और इनमें रखी मूर्तियां तोड़ी गई। एक पुलिस अधिकारी के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। घटनास्थल पर गए पुलिस उपायुक्त महबूबुर रहमान, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद जहांगीर हुसैन और हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्य परिषद ठाकुरगांव के जिला महासचिव प्रबीर कुमार गुप्ता ने बताया कि धनतला के सिंदूर पिंडी क्षेत्र में 9, परिया संघ के कॉलेज पारा में 4 मूर्तियों को तोड़ा गया है। इसके अलावा चरोल के शहबाजपुर में नाथपारा इलाके में एक मंदिर में 14 मूर्तियों को तोड़ा गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हमेशा ही अपनी बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उनके निशाने पर मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनका परिवार होता है। नारायण राणे और उनके बेटे किसी न किसी मुद्दे के बहाने ठाकरे परिवार पर निशाना साधते हैं। उन्होंने इस बार कहा कि कोकण इलाके में मेरी वजह से शिवसेना का विकास हुआ। हमने शिवसेना के लिए कष्ट सहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया है? राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने एक आंगनबाड़ी तो बनाई नहीं है, उल्टा कोकण में आने वाले सभी विकास प्रोजेक्ट का विरोध जरूर किया है। राणे ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप किए जा रहे हैं, लेकिन मैं जब तक सह रहा हूँ तब तक ठीक है। एक बार मैंने बोलना शुरू किया तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। नारायण राणे ने यह भी कहा कि मैं बीजेपी में आकर फंस गया हूँ। यहाँ पर शांत दिमाग वाले लोग रहते हैं, इसीलिए हमको भी वैसा ही दिखाना पड़ता है, इसीलिए मैं भी शांत हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सोमवार को राष्ट्रीय आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार नागपुर शहर कांग्रेस ने शहर में LIC चौक पर नारे निदर्शन आंदोलन किया। अडानी समूह में वित्तीय कदाचार को उजागर करने वाली रिपोर्ट की जांच एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जानी चाहिए या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक जांच होनी चाहिए। LIC, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सरकारी वित्तीय द्वारा अडानी समूह के किए गए बड़े निवेश संस्थाओं पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए सरकार को उचित फैसला लेना चाहिए। इस समय यह मांगे की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी यांच्या मदतीनं SBI, LIC व अनेक इतर बँकांमधनं हजारो कोटी कर्ज घेतले। आता हे सिद्ध झालेलं आहे की त्यांनी ते कर्ज घेऊन स्टॉक मॅनिप्युलेशन केले, स्वतःच्या शेअर्सचे भाव वाढवले, त्याच्या आधारावर त्यांनी अजून कर्ज घेतले। असा त्यांनी रॅकेट, असा स्कॅम केलेला आहे
हिंडनबर्ग नावाच्या संस्थेने त्याच्यावरती संशोधन करून सर्व तथ्यच लोकांच्या समोर आणलेले आहे. म्हणून प्रश्न असा उभा उठतो की सेबी, फायनान्स मिनिस्ट्री, ईडी या सगळ्या ज्या संस्था आहेत या संस्था कुठे होत्या? झोपल्या होत्या का? कोणाची मदत झाली? तर आमचा थेट आरोप आहे की नरेंद्र मोदी यांना अडाणी मदत करतात, त्यांच्या प्लेनमध्ये ते फिरतात, प्रत्येक निवडणुकीमध्ये त्यांना पैशांनी मदत करतात, ते त्यांचे मित्र आहेत आणि म्हणून त्यांनी त्यांची मदत केली, त्यांना जनतेचा पैसा लुटून दिला आणि त्याच्या विरोधात आम्ही हे आंदोलन करतो आहे. आमची मागणी अशी आहे की अडाणीवरती कारवाई व्हावी, त्यांच्या विरोधात चौकशी व्हावी आणि नरेंद्र मोदींनी नैतिकतेच्या आधारावरती राजीनामा द्यावा. भारतीय संगीतकार रिकी केज ने रॉक लीजेंड स्वीटर्स कॉपलैंड के साथ अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता. अपना तीसरा ग्रैमी जीतने के बाद रिकी केज ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है. रिकी को उनके एल्बम वीट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी के तहत और 2022 में उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं.